ये स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चैप्टर में आपने अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो वो अटेम्प्ट कैसे करना है। स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है इनकम टैक्स टैक्सेशन लॉ असेसमेंट ईयर 2021। बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर लिखा हुआ है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स हो, बीकॉम पास हो, बीकॉम सीए 6 सेमेस्टर हो, तीनों के लिए ये सिलेबस सेम है। तो आपके लिए यही चैप्टर रहेगा और यही फॉर्मेट रहेगा जो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले तो ये है चैप्टर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है हाउ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड, एक्सप्लेन विद फॉर्मेट। तो ये क्वेश्चन बनता है इसका 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको जो इसकी स्टार्टिंग है, इसकी स्टार्टिंग वो कैसे करनी है, आपको बताना है कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर्सन मीन्स, पर्सन्स में क्या क्या आते हैं, नंबर 1 इंडिविजुअल, देन एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये 8 कैटेगरीज के पर्सन्स बताने के बाद आपने इंडिविजुअल को एक्सप्लेन करना है, आपने इंडिविजुअल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो थ्योरी कैसे स्टार्ट करेंगे, थ्योरी स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन का हम मीनिंग बताएंगे कि पर्सन में कौन कौन आते हैं, देन इंडिविजुअल को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को यहाँ पर दो चीजें प्रोवाइड करी, दो फॉर्मेट प्रोवाइड करे गए हैं। एक तो है इफ एसएससी हैज एग्रीकल्चर इनकम, अगर एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम होती है, इट मीन्स स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम होती है तो उसका फॉर्मेट अलग है, अगर एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती तो उसका फॉर्मेट अलग है। अब मैं जो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मेट करा रही हूँ वो ये नहीं करा रही हूँ कि एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम होती है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट आप लोगों को कराना चाहूंगी कि जब एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। ठीक है, तो आपने वो फॉर्मेट कैसे स्टार्ट करना है, फॉर्मेट कंप्यूटेशन कैसे करना है, असेसमेंट ईयर आपने लिखा, प्रीवियस ईयर लिखा, उसके बाद सबसे पहले हमें पांचों हेड लिखने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे पांचों हेड विद सेक्शन, कौन से सेक्शन में कौन सा हेड आता है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा आता है सेक्शन 15 से 17 में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27 में, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन 28 से 24 सेक्शन के अंडर आता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 45 से 55 आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 56 से 58 के बीच में आता है। तो ये हमारे पांचों हेड जो हम टोटल इनकम वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, पांचों हेड का हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आती है ग्रॉस टोटल इनकम, हमारे पास आती है ग्रॉस टोटल इनकम जो कि पांचों हेड का टोटल होता है। फिर उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस, तो हमारे पास आ जाती है टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम तक निकालने का तो एग्रीकल्चर इनकम हो चाहे ना हो वो सेम प्रोसीजर है। अब हम कर रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं पहले कि जिसके पास एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, तो मैं फॉर्मेट को थोड़ा नीचे ले जाऊंगी और अपने नेक्स्ट वाले फॉर्मेट में आ जाती हूँ जहां पर लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम एसएससी की जब ना हो तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल इनकम, टोटल इनकम जो है वो आपको ऐसे ही वैसे ही निकालनी है जैसे अभी हमने ऊपर निकाला, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सबका टोटल किया, जीटीआई, जीटीआई में से माइनस की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तो हमारे पास आ गई टोटल इनकम। क्लियर, टोटल इनकम के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। ठीक है, अगर किसी आदमी की टोटल इनकम आ गई 10 लाख, ये मैं एज्यूम करने के लिए बोल रही हूँ, फिगर्स के साथ आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। अगर किसी की टोटल इनकम आ गई 10 लाख, तो सबसे पहले उस टोटल इनकम में तुम्हें ढूंढना है कि कहीं कोई STCG 111A वाला तो नहीं है, ये ढूंढना है। STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 111A वाला STCG कौन सा होता है, वो होता है जब हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर्स या सिक्योरिटीज को
इक्विटी शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज के सेल परचेज करके, ठीक है। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला हुआ है तो उस पर रेट, इनकम टैक्स का रेट अलग है 15%, ठीक है। मान लो आपको 10,000 रुपए के STCG हुए, 10,000 रुपए के STCG हुए, 15% के अकॉर्डिंगली उसका टैक्स बना 1500, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट आपको ढूंढना है, इसके बाद क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट ढूंढना है LTCG, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन कौन सा वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ढूंढना है? 112 वाला, अंडर सेक्शन 112। ये कौन सा होता है 112 वाला? 112 वाला जो LTCG होता है वो बॉन्ड्स, ठीक है, सर्टेन बॉन्ड्स हैं, उनको खरीदने बेचने पे होने वाला आपको गेन, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है बॉन्ड्स खरीदने बेचने से तो उस पर 10%, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन में है नहीं, हम इसको अभी अवॉइड करते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है आपके हर क्वेश्चन में हो। इसके बाद नेक्स्ट आपको LTCG, ठीक है, नेक्स्ट आपको ढूंढना है कोई भी LTCG, चाहे आपको वो घर बेच के हुआ हो, चाहे ज्वेलरी बेच के हुआ हो, या कुछ भी बेच के अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में हुआ है तो आप उस पर 20% टैक्स लगाएंगे, ठीक है। मान लो वो क्वेश्चन में है 10,000 रुपए, तो आप टैक्स लगाएंगे उस पर 20%, तो टैक्स बनेगा 2,000, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सर्च करना है अपने क्वेश्चन में कि क्या कहीं क्वेश्चन में कैजुअल इनकम है, जैसे लॉटरी, हॉर्स रेस, गेम्स एक्सेट्रा। अगर कोई कैजुअल इनकम क्वेश्चन में है तो आप उस पर टैक्स लगाएंगे 30%। इट मीन्स कि कैजुअल इनकम, मान लो अगर 20,000 उसकी लॉटरी लगी है तो 20,000 का 30% 6,000 रुपीज आप टैक्स निकालेंगे। फिर से एक और बार मैं रिवाइज करा दूं हम क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले हमने टोटल इनकम निकाली, टोटल इनकम में से हमने सबसे पहले सर्च किया कि क्या मेरे पास क्वेश्चन में, मैंने सर्च किया कि क्या मेरे पास क्वेश्चन में STCG 111A वाली है। अगर वो है 111A सेक्शन या तो गिवन होगा आपको, या फिर आपको ये गिवन होगा कि सिक्योरिटी बेच के उसको जो है STCG हुई, तो आप उस पर 15% टैक्स लगाएंगे। फिर आप ढूंढेंगे कि क्या क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कौन सा वाला? अंडर सेक्शन 112 वाला, सॉरी 112 वाला। तो अगर सेक्शन अंडर सेक्शन 112 वाला LTCG होगा तो उस पर आप 10% लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि क्या कोई भी LTCG क्वेश्चन में है, कैसी भी घर बेच के होने वाली LTCG, एग्रीकल्चर लैंड बेच के होने वाली LTCG, कोई आपको ज्वेलरी बेच के होने वाली LTCG, कोई भी LTCG अगर है तो उस पर आप 20% टैक्स लगाएंगे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ढूंढेंगे क्या कोई क्वेश्चन में लॉटरी, हॉर्स रेस, गेम यानी कैजुअल इनकम है। अगर है तो आप उस पर 30% लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज भी ढूंढ सकते हैं हम क्वेश्चन में, वो है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम वो इनकम होती है जो आपकी आय को मानी गई आय जिसे हम कहते हैं, जो हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ी थी, मानी गई आय। मानी गई आय जो है क्लबिंग वाले चैप्टर के साथ थी, ये जो आपकी इनकम मान ली जाती है। इट मीन्स जैसे कि अगर आपको वो हुआ है, अगर आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, और आपके अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, बहुत सारा खर्चा आप करते हो और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि वो पैसा कहाँ से आया, तो वो खर्चा आपकी जो है इनकम मान ली जाती है। आपके घर में रेड पड़ती है, बहुत सारा पैसा मिलता है, तो वो पैसा भी आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है। डीम्ड इनकम पे जो टैक्स लगता है वो लगता है 30%, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में 1 बाय 1 पहले वो इनकम्स ढूंढनी है जिसपे टैक्स रेट अलग अलग है, ठीक है। देख रहे हो ना, सबके टैक्स रेट अलग अलग है, इसका 10% है, इसका 20% है, इसका 15% है, इसका 30% है, सबके रेट जो है वो अलग अलग है। तो पहले आपको जिन जिन इनकम के रेट अलग अलग होते हैं टैक्स के, उन इनकम्स को ढूंढना है अपने क्वेश्चंस में। अब मेरे एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि टोटल इनकम है 10 लाख, 10 लाख में से 10,000 रुपए मेरे STCG 111A वाले, 10,000 रुपए मेरे LTCG सिंपल LTCG वाले, और 20,000 मेरे कैजुअल इनकम के। जब मैंने तीनों पे टैक्स निकाला तो टैक्स मेरा अब 10,000 का 15% 1,500, देन 10,000 का 20% 2,000 एंड 20,000 का 30% 6,000, ये आ गया। क्लियर? अब
मेरे तो इनकम कितनी थी 10 लाख। 10 लाख में से मैंने इन इनकम्स पे तो टैक्स अलग से लगा लिया, अब मेरी इनकम मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, व्हाट इज माय बैलेंस इनकम। ठीक है, तो बैलेंस इनकम के लिए जो मैं माइनस करूंगी ना, 10 लाख मेरी इनकम थी, उसमें से मेरे को अब बैलेंस इनकम निकालनी है, तो मुझे माइनस जो मैं करूंगी वो इनको करूंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वो माइनस इसको करने लग जाते हैं, जबकि इसको माइनस आपने नहीं करना। आपने जो 10 लाख में से माइनस करना है वो आपने इनकम को माइनस करना है, यानी STCG 10,000 का हुआ तो आप 10,000 माइनस करेंगे, फिर LTCG 10,000 का हुआ था, इनकम 10,000 की थी, 10,000 का ये माइनस करेंगे, एंड 20,000 का आप कैजुअल इनकम माइनस करेंगे। तो आपके पास जो बैलेंस इनकम आएगी वो आएगी आपकी 9,60,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा पॉइंट कि हमने बैलेंस इनकम कैसे निकाली। जितनी मेरी टोटल इनकम थी उसमें से मैंने ये सारी इनकम अगर मेरे क्वेश्चन में है तो उनके अमाउंट को मैंने माइनस किया, उनके टैक्स के अमाउंट को माइनस नहीं किया, उनके एक्चुअल इनकम के अमाउंट को मैंने माइनस किया, तो मेरे पास मेरी बैलेंस इनकम आ गई 9,60,000। ठीक है, अब ये जो 9,60,000 मेरी बैलेंस इनकम आई, इस बैलेंस इनकम पे अब मैं लगाऊंगी अपना स्लैब रेट। ठीक है, इस बैलेंस इनकम पे क्या लगेगा, स्लैब रेट। और कौन से ईयर के लिए रेट लगाएंगे हम, जो ईयर आपका असेसमेंट ईयर, आपका असेसमेंट ईयर है 2021, तो आप जो रेट्स लगाओगे वो भी 2021 के लगाओगे। क्लियर। इसके बाद सबसे पहले आपने देखना है कि जो बैलेंस इनकम है ना, अब जो उस पर हम स्लैब रेट लगाएंगे, तो जो स्लैब रेट है, जो मैंने 5th सेमेस्टर में भी आप लोगों को बताए थे कि कैसे टैक्स निकलता है, तो जो स्लैब रेट है वो इंडिविजुअल्स को 3 कैटेगरी में बांट के 3 अलग अलग स्लैब रेट बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहला स्लैब रेट है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो 60 साल से कम के हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं बिलो 60 ईयर्स। ठीक है, जो 60 साल से कम के हैं उनके लिए स्लैब रेट अलग है, 60 साल से ऊपर वालों के लिए अलग है, और 80 साल से ऊपर वालों के लिए अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके 60 साल से नीचे के हैं। जो 60 साल से नीचे के हैं उनके लिए पहले 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी पूरे साल में अगर वो 2.5 लाख या उससे कम अर्न करते हैं तो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक। ठीक है, नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख का मतलब यही तो हो गया ना, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक, यानी यहाँ पर इनकम की हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अप टू 5 लाख तक, अप टू 5 लाख। तो अप टू 5 लाख तक अगर उनकी इनकम है तो हम 5% जो है वो टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2.5 लाख से ऊपर, मतलब 2.5 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है तो उस पर हम 5% टैक्स लगा देते हैं। देन नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख मतलब अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख। इट मीन्स कि अगर आपकी इनकम 5 से 10 के बीच में है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो 20% टैक्स देना होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अबव 10 लाख, अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है, अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30%, इनकम टैक्स, इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30%। क्लियर, तो ये है आपका टैक्स लाइबिलिटी फॉर इंडिविजुअल हु इज बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब आते हैं फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 साल से ऊपर का है उसके लिए देखो पहले 3 लाख पे नील, इसका मतलब पूरे साल में 3 लाख रुपए कमाएगा या उससे कम कमाएगा तो उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से ऊपर अगर वो अगले 2 लाख तक, यानी वही 5 लाख तक की बात यहाँ पर भी है, अगर अगले 2 लाख तक यानी टोटल 5 लाख तक कमाएगा तो 5% टैक्स, और उसके ऊपर अगले 5 लाख तक कमाएगा तो 20% टैक्स, और अगर वो 10 लाख से ऊपर कमाएगा तो 30% टैक्स। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये जो 20% 30% इसकी तरह सेम ही है। ठीक है, तो आपने जो है रूल को बहुत अच्छे से याद करना है स्लैब रेट को, कि इंडिविजुअल जो 60 साल से कम का है उसके लिए 2.5 लाख पे नील था। ठीक है, और जो 60 साल से ऊपर का है सीनियर सिटीजन उसके लिए 3 लाख पे नील है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी इनकम 80 साल से ऊपर की है।
ठीक है। जिसकी इनकम 80 साल से ऊपर की है, जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए पहले 5 लाख पे नील। इसका मतलब पहले 5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब कोई टैक्स देने की जरूरत अगर 5 लाख तक नहीं है तो ये जो 5% वाला रेट था ना, ये खत्म ही हो गया उनके लिए। ठीक है। इसका मतलब अब वो डायरेक्ट 20% पे टैक्स देंगे। नेक्स्ट 5 लाख अर्न करेंगे तो 20% टैक्स, और अबव 10 लाख तो 30% टैक्स। ठीक है। 5% के रेट पे सुपर सीनियर सिटीजन टैक्स ही नहीं देते, क्योंकि वो तो उनका एग्जम्प्ट ही हो चुका था। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक ये देखिए, यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स क्रॉस जब लगाते हैं, अमाउंट जब लिखते हैं फॉर्मेट में, तो यहाँ भी एक क्रॉस लगा देते हैं, यहाँ भी एक क्रॉस लगा देते हैं, और यहाँ भी ये क्रॉस लगा देते हैं। अब आपको एक चीज नोट करनी है बेटा, कि आप निकाल रहे हो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की निकाल रहे हो, और एक इंडिविजुअल जो है वो एक टाइम पे ये तीनों नहीं हो सकता। ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो 60 साल से ऊपर का भी है, 60 साल से नीचे का भी है, और 80 साल से ऊपर का भी है। इन तीनों में से वो एक ही हो सकता है। ठीक है। या तो वो 60 साल से नीचे का होगा, या 60 साल से ऊपर का होगा, या 80 साल से ऊपर का होगा। तो इसीलिए ये 3 अमाउंट्स पे लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। आपको क्या करना है, लास्ट वाले में ही क्रॉस लगाना है, क्योंकि आप कोई सा भी मानेंगे कि एक वो इन तीनों में से हो सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास टैक्स आ गया। ठीक है। ये टैक्स आ गया स्लैब रेट लगा के, और ऊपर वाले जो टैक्स थे ना, वो LTCG, STCG और कैजुअल इनकम, वो जो रेट्स वाले, वो टैक्स अलग थे। तो ये 2 टैक्स आपके पास आ गए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ एनी। ठीक है। आपको रिबेट लेस करनी है 87A की, अगर कोई मिलती है तो 87A की रिबेट है क्या? 87A की रिबेट कहती है, अगर किसी आदमी की टोटल इनकम 5 लाख से कम है, अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो उसे 12,500 की रिबेट हम दे देंगे। रिबेट मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है। 12,500 हम माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो इसीलिए लिखा इफ एनी, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी की 5 लाख से कम हो, जिसकी कम होगी उसको ही हम रिबेट देंगे। ठीक है। इस पे मैंने देखो स्टार लगाया हुआ है। आप लोग भी एग्जाम में जब फॉर्मेट बनाएंगे तो ऐसे ही स्टार लगाएंगे, ताकि आप वो नीचे स्टार की एक्सप्लेनेशन कर सको कि रिबेट हम कब देते हैं। इसी तरीके से सरचार्ज, सरचार्ज जो है देखो ऐड कर रहे हैं, ऐड। ठीक है। तो सरचार्ज जो है वो कितना ऐड करें, सरचार्ज 10 भी लगता है, 10% भी लगता है, 15% भी लगता है, 25% भी लगता है, 37% भी लगता है। सरचार्ज जो है वो इतने सारे सरचार्ज लगते हैं। अब ये कब लगेंगे सरचार्ज, तो उसके लिए भी अगेन मैंने 2 स्टार लगा दिया है। आपकी बुक में भी जहां पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी स्टार्ट हो रहा है, वहां पर सरचार्ज आपको समझाया हुआ है, और मैं भी अभी नीचे आपको स्टार दिखाती हूँ कि कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है सरचार्ज को। और ये सरचार्ज आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में सरचार्ज आपसे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले जो सरचार्ज होते थे ना, इससे पहले असेसमेंट ईयर तक सरचार्ज सिर्फ 2 ही लगते थे, 10% और 15%। लेकिन अब जो है सरचार्ज वो आपके 25% और 37% भी कर दिए गए हैं आपके असेसमेंट ईयर से। तो ये अमेंडमेंट है आपके असेसमेंट ईयर की, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो एग्जाम में आने के चांसेस रखती हैं। ठीक है। तो पहले सरचार्ज को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहला स्टार तो 87A का बनाया, जिसमें मैंने बताया कि अगर इफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज लेस देन 5 लाख, देन 12,500 रिबेट विल बी गिवन। तो ये आपने बताना है। देन सरचार्ज में देखिए ये रेट हो गए 10, 15, 25, 37, और आपका ये हो गई टोटल इनकम कि कब 10 देना है तुमने, कब 15, कब 25, कब 37। तो अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है। ठीक है। अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो 10%। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक है तो 15%। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक है, तो 5 करोड़ से कम है तो
25%, और अगर उसकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% हम टैक्स जो है प्लस कर देंगे सरचार्ज के नाम से। अब ये 37, 10, 15, 25 किसका निकालना है? ये परसेंटेज हम किसकी निकालते हैं? हमेशा टैक्स की। जितना उसका टैक्स बना था ना अब तक जितना उसका टोटल टैक्स बना था कैजुअल इनकम का जोड़ के, एलटीसीजी का जोड़ के, स्लैब रेट लगा के, रिबेट माइनस करके, जितना भी उसका रिबेट नहीं भी हो अगर, तो जितना भी उसका टैक्स बना था उस टैक्स का 10%, उस टैक्स का 15%, उस टैक्स का 25%, उस टैक्स का 37% हम जो है वो ऐड कर देते हैं इन द नेम ऑफ सरचार्ज। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है आपको समझना चाहिए कि सरचार्ज हम क्यों ऐड कर रहे हैं। क्योंकि बेटा हमारे इंडिया का जो इनकम टैक्स सिस्टम है वो काफी हद तक जो है इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो अरब खरबपति लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, वो लोगों को टैक्स का बर्डन इतना नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों को टैक्स का बर्डन बहुत पड़ता है। उनके लिए 5% भी बहुत है, 20% भी बहुत है, 30% तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, लेकिन जो बहुत ज्यादा करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं उनको जो टैक्स का बर्डन है वो उतना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए 30% तो बहुत ही मामूली सी बात होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा जस्टिस करने के लिए तुम्हारे असेसमेंट ईयर से देखिए सरचार्ज थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया कि अगर किसी की इनकम 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से कम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा उसका। अगर किसी की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको 37%, जितना टैक्स उसका बना उसका 37% उसे और देना पड़ जाएगा एज अ सरचार्ज। तो थोड़ी सी यहाँ पर राहत दी गई है मिडिल क्लास लोगों को कि उनके अमीर लोगों से भी हम जो है वो ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने ऊपर इस पे ही फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में हमने रिबेट कर लिया, ये हम माइनस करते हैं, देन सरचार्ज हम ऐड करते हैं। ये इतने इतने परसेंट लगता है, कब लगता है वो मैंने आपको बता दिया। देन ऐड एक और चीज करेंगे, एजुकेशन सेस। अब गवर्नमेंट जो है वो पढ़ाई के लिए अलग से टैक्स लेती है। आपका जितना टैक्स बन रहा है, मान लो आपका टैक्स 400 बन रहा है, तो उस पे 400 पे आपसे 2% तो वो ले लेगी, क्या बोलते हैं, एजुकेशन सेस प्राइमरी एजुकेशन के लिए, 1% ले लेंगे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और आपका 1% ले लेंगे हेल्थ सेस। ठीक है, हेल्थ के लिए। तो इसका मतलब टोटल 4% एजुकेशन और हेल्थ सेस जो है वो लगता है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम एजुकेशन सेस डायरेक्ट लिख देते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4%। लेकिन जब आप थ्योरी करेंगे तो आप एजुकेशन सेस 2% अलग दिखाओगे, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 1% अलग दिखाओगे, और हेल्थ सेस जो है आप वो 1% अलग दिखाओगे। ये आपको अलग अलग दिखाना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने टैक्स हो गए? ये मेरे पास स्लैब रेट वाला टैक्स था, ये स्लैब रेट वाला टैक्स था, ये मैंने रिबेट माइनस करी, ये मैंने सरचार्ज ऐड किया, ये एजुकेशन सेस ऐड किया, ये सेकेंडरी हाई एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस ऐड किया। तो मेरे पास अब जो मेरे पास सेल्फ टैक्स आ गया उसे हम कहते हैं ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, दैट इज GTL, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ये जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी है, इट मींस इतना टैक्स मुझे जमा करना है, जमा करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिस्से में इतना टैक्स आ रहा है, मान लो 10,000 रुपए GTL आई किसी की, तो GTL का मतलब हो गया कि इतना टैक्स उसे जमा कराना चाहिए। अब जमा कराना चाहिए और जमा करें, उसमें क्या फर्क होगा कि आपको माइनस करके देखना होगा कि कहीं कुछ मैंने ऑलरेडी जमा तो नहीं करा रखा, डिपॉजिट तो नहीं करा रखा इन द नेम ऑफ TDS एंड एडवांस टैक्स। एक होता है TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और एक होता है एडवांस टैक्स। तो हो सकता है कि मेरा ज्यादा TDS कट गया हो, या हो सकता है मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया हो। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा अगर कुछ भी मेरा TDS है तो वो मैं माइनस करूंगी। मान लो 2,000 मेरा TDS कटा, 2,000 रुपए मैंने एडवांस टैक्स भर दिया, तो इट मीन्स कि अब मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नेट टैक्स लायबिलिटी वो 6,000 रुपीज आएगी। यानी अब मुझे 10,000 जमा नहीं करने इनकम टैक्स वालों को, मुझे जमा करके आने हैं 6,000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि मेरी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बेशक से 10,000 रुपए थी, लेकिन 2,000 तो ऑलरेडी TDS के रूप में मेरा कट चुका है, और 2,000 मैं एडवांस टैक्स के रूप में जमा कर चुकी हूँ। तो इसीलिए अब मुझे जो नेट टैक्स लायबिलिटी, यानी अब मुझे जो बैलेंस अमाउंट पे करना है वो है 6,000 रुपीज।
तो आपने ध्यान रखना है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जितनी भी आएगी तो आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कहीं कोई टीडीएस की चीज तो नहीं है जिसपे टीडीएस कटता है। जैसे याद करो टीडीएस कटता है कैजुअल इनकम पे, ठीक है, तो आप उसका टीडीएस लेस करोगे। जैसे टीडीएस कटता है आपका इंटरेस्ट पे 10% की रेट से, आप उसे लेस करोगे। टीडीएस कटता है सैलरी पे, आप उसको भी लेस करोगे। जिस जिन चीजों पे टीडीएस कटता है आप उन्हें माइनस करोगे। और अगर क्वेश्चन में एडवांस टैक्स की कोई बात लिखी हुई है तो आप उसे भी माइनस करोगे, तब जाके आपके पास आएगी नेट टैक्स लाइबिलिटी। नेट टैक्स लाइबिलिटी जितनी भी आएगी उसको आप राउंड ऑफ भी करोगे 10 के मल्टीपल पे, यानी अगर 10,018 रुपए आएगी तो आप उसे 10,020 रुपए दिखाओगे आंसर, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट ये बात है कि ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी मान लो जितनी भी है उसमें से हमने टीडीएस और एडवांस टैक्स माइनस किया तो नेट टैक्स लाइबिलिटी आई। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेट टैक्स लाइबिलिटी नेगेटिव हो? ठीक है, ये 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैन नेट टैक्स लाइबिलिटी बी नेगेटिव? क्या नेट टैक्स लाइबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? अगर वो नेट टैक्स लाइबिलिटी नेगेटिव हो सकती है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो याद रखना बेटा, जब भी आपका मान लो आपका ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 थी लेकिन आपका टीडीएस मान लो कट गया 20,000, इट मे बी पॉसिबल कि आपकी नेट टैक्स आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ रही थी 10,000 लेकिन आपका ना टीडीएस बहुत ज्यादा कट गया, आपकी कैजुअल इनकम पे बहुत ज्यादा टीडीएस कट गया या इंटरेस्ट पे टीडीएस कट गया, ठीक है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी इतनी बनी नहीं रही थी, ठीक है। तो आपको ये 10,000 रुपीज जो नेगेटिव आएंगे ना, ये इनकम टैक्स वाले आपको क्या करेंगे? रिफंड, ठीक है, ये पैसा आपको रिफंड आएगा। फिर से सुनो, अगर नेट टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव होती है, क्यों नेगेटिव होती है? बिकॉज टीडीएस एंड एडवांस टैक्स इज मोर देन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, तभी तो नेगेटिव होती है ना। तो अगर नेट टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव होती है इट मींस कि वो आपका क्या है? रिफंड है, जो कि आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। इनकम टैक्स वाले आपको वो रिफंड इशू कर देते हैं, ठीक है। तो नेट टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव हो सकती है और अगर वो नेगेटिव होती है तो उसे कहा जाता है रिफंड, जो कि आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने अभी आपका आज का टॉपिक जो कराया वो कराया कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन एसएससी डज नॉट हैव एग्रीकल्चर इनकम, जब एसएससी के पास एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता। अब इसके बाद मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगी जब उनके पास एग्रीकल्चर इनकम होती है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम उसे समझेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और उसके बाद कल की क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे।